प्रश्न बन सकता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव न केवल उच्च कोटि के विद्वान बल्कि एक महान कवि, विचारक तथा महान शिक्षा शास्त्री भी थे। कौन? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्र में अपनी असाधारण उपलब्धियों से विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। किन्होंने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किससे? तो साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्र में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्हें सबसे पहले ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में भर्ती किया गया। इन्हें बचपन में कहाँ भर्ती कराया गया पढ़ने के लिए? तो ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में। यहाँ पर उनका मन नहीं लगने के कारण उन्हें वहाँ से हटा लिया गया और नॉर्मल स्कूल में भर्ती किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नॉर्मल स्कूल में वे परंपरागत ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली के संपर्क में आए, है ना। उस समय परंपरागत ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो उनके संपर्क में वे आए। उन्हें यहाँ पर इतने कटु अनुभव हुए कि उसी समय उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार का संकल्प ले लिया तथा आगे चलकर शांति निकेतन की स्थापना द्वारा अपने संकल्प को मूर्त रूप प्रदान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय की अपेक्षा घर पर अच्छी हुई, है ना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है विद्यालय की अपेक्षा कहाँ हुई? तो घर पर। और घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा प्राप्त की। ये सभी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो अपने घर पर ही। उसके बाद क्या हुआ? तो 1877 ईस्वी में वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए। विलायत का मतलब विदेश चले गए। कब? तो 1877 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1901 ईस्वी में इन्होंने बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की। कब? तो 1901 ईस्वी में। मैंने सभी तथ्य को सिलेबस के अनुसार परीक्षा की दृष्टि से कवर किए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो मुख्य टॉपिक है उसे आप कॉपी पर भी नोट करते चलिए, ताकि परीक्षा के दिन आपको रिवीजन करने में मदद मिले। तो 1901 में क्या हुआ कि इन्होंने बोलपुर के समीप क्या किया? तो शांति निकेतन की स्थापना किया। उसके पश्चात अपना समस्त जीवन उन्होंने शिक्षा, साहित्य और समाज की सेवा में अर्पित कर दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक कार्यों में भी सफलतापूर्वक भाग लिया। 1919 ईस्वी के उपरांत राजनीति के कार्यों को करते हुए भी उनकी साहित्य साधना अनवरत चलती रही। 1919 के उपरांत भी।
अंत में क्या हुआ, 1941 ईस्वी में भारत के इस महान पुत्र का निधन हो गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ, तो 1941 ईस्वी में, याद रखिएगा। यदि आपसे आग्रह है, निवेदन है, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इस महान पुत्र का निधन कब हुआ, तो 1941 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार, क्या क्या विचार थे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार। टैगोर ने अपनी समय की शिक्षा को दोषपूर्ण बताया। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय जो शिक्षा चल रही थी, उस समय की शिक्षा को क्या बताया उसने, दोषपूर्ण, तथा शिक्षा के व्यापक अर्थ पर बल दिया। क्या दिया, बल दिया। चलिए, उनके मुताबिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है जानते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि, क्या कहा, कि सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। किनके अनुसार, तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने, शिक्षा के संबंध में उन्होंने लिखा, क्या लिखा, कि शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है ना। शिक्षा जो है मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है, जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है और हमें वह धन देता है जो सांसारिक वास्तु नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या है, बल्कि आंतरिक प्रकाश है जो शक्ति नहीं है बल्कि प्रेम है, और जिसके कारण मानव उस सत्य को अपना बना लेता है और उसे ढंग से प्रकट करता है। किसकी दृष्टि के अनुसार, तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही उनका कहना था, क्या कहना था, उनका कहना है कि पुस्तकों, है ना, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। ये बहुत वीवीआई कथन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कथन भी पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसके अनुसार कहा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या कहा गया है, कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य। अब टैगोर के शिक्षा के क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा के उद्देश्य संबंधी विचार उनके लेखों में संकलित है। किनके, तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के। इन्हीं के विचारों के आधार पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं, आइए जानते हैं। पहला है शारीरिक विकास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास। गुरुदेव शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानते थे। शिक्षा के लिए किसे, तो स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानते थे। अतः उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास माना है। क्या माना है, शारीरिक विकास।
उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यक हो, है ना, अभी यदि आवश्यक हो तो अध्ययन को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना। चलिए अगला उद्देश्य पढ़ते हैं, बौद्धिक विकास, है ना। बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बौद्धिक विकास के बारे में उनका क्या विचार था। तो शारीरिक विकास के साथ साथ उन्होंने बौद्धिक विकास पर भी बल दिया और शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास करना बताया है। क्या बताया है? बौद्धिक विकास करना। परंतु बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया है, मतलब पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, एवं जीवन तथा प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से, है ना, किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया है। किस बौद्धिक उद्देश्य, है ना, बौद्धिक विकास के अंतर्गत किस रूप में? तो प्रत्यक्ष रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका मानना था कि किनका? रविंद्रनाथ टैगोर का। क्या मानना था? कि इस प्रकार की शिक्षा से स्वतंत्र चिंतन एवं ज्ञानार्जन करने की क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है ना। वे यह भी विश्वास करते थे कि बौद्धिक विकास तभी संभव हो सकता है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट हमारी उत्साह को बढ़ाता है, ताकि मैं और अति उत्साह के साथ आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड कर सके, बना सके। अब आइए शिक्षा का और अगला उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विकास। टैगोर व्यक्तिवाद होने के साथ साथ समाजवादी भी थे, है ना। व्यक्तिवाद होने के साथ साथ क्या था? समाजवादी भी थे। वे समाज सेवा को शिक्षा का उत्तम लक्ष्य मानते थे। किस सेवा को? तो समाज सेवा को शिक्षा का उत्तम लक्ष्य मानते थे। इस संबंध में उन्होंने कहा, क्या कहा? कि समाज व सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना व्यक्ति तथा व्यक्तित्व को। सही बात है। इस संबंध में उनका कहना था कि समाज और सामाजिक सेवा को उतना ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए जितना व्यक्ति तथा व्यक्तित्व को लोग मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर आदर्शवादी भी थे, है ना। इसीलिए उन्होंने शिक्षा उद्देश्य व्यक्ति के अंदर नैतिकता तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास करना माना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है राष्ट्रीयता का विकास। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी संत थे, है ना। वे शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का स्रोत मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों, कविताओं, गीतों आदि के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किए, है ना। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई, है ना, कराई थी। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। वे शिक्षा को राष्ट्रीयता विकास के लिए विकास का एक सफल साधन मानते थे। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? तो शिक्षा को राष्ट्रीयता के विकास का एक सफल साधन मानते थे। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला उद्देश्य क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। रविंद्रनाथ टैगोर वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे तथा मानते थे कि इसी से मानवता का विकास एवं दुखों की समाप्ति हो सकती है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ था, जो उनके मन में जो भावना थी, उसी भावना को वह विश्वास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दृष्टि से, है ना, उन्होंने शिक्षा में अपने देश की भाषा संस्कृति के साथ अन्य देशों की भाषा संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया है। साथ ही उनका विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सद्भावना और मैत्री स्थापित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टैगोर की स्वतंत्रता की संकल्पना। टैगोर की स्वतंत्रता की संकल्पना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर एक लाइक तो कर दीजिए। आपकी एक लाइक मुझे उत्साह बनाएगा और अधिक उत्साह के साथ आप लोगों के लिए वीडियो सही कंटेंट के साथ लाएंगे। और यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप इसका डीएलएड का प्रथम यूनिट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम यूनिट का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप प्रथम यूनिट का वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगोर ने व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया है। कौन सी? सकारात्मक स्वतंत्रता पर, जो उसके आत्म साक्षात्कार में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में सार्थक होती है, परंतु यह ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जो व्यक्ति को अपने सहचरों या सांसारिक जीवन से विमुख करने को तत्पर रहें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये इसको याद रख लीजिएगा। उनका मानना क्या था कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में सार्थक होती है, परंतु यह ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जो व्यक्ति को अपने सहचरों या सांसारिक जीवन से विमुख करने की तत्पर रहे, है ना, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध कृति, है ना, साधना, जो 1920 में प्रकाशित हुआ था, है ना, साधना के अंतर्गत क्या बताया? तो नियम और स्वतंत्रता की समस्या पर विस्तृत विचार किया है ना। तो क्वेश्चन बनेगा कि नियम और स्वतंत्रता की समस्या पर विस्तृत विचार किया है किस लेख पे? तो साधना 1920, याद रखिएगा, उसका प्रसिद्ध कृति है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगोर के अनुसार विवशता दूर हो जाने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है उसे करना ही स्वतंत्रता है ना। विवशता दूर हो जाने के बाद जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है उसे ही स्वतंत्रता कहलाता है। किनके अनुसार? तो टैगोर के अनुसार। अब आगे क्या कह रहा है? टैगोर ने मानव प्रेम और सेवा भावना को मोक्ष का सच्चा साधन स्वीकार किया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किसके अनुसार मानव प्रेम और सेवा भावना को मोक्ष का सच्चा साधन स्वीकार किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध कृति मानव धर्म, उनका एक मानव धर्म भी एक कृति है प्रसिद्ध, जो 1931 में जो है प्रकाशित हुआ था,
उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंधों के उन्नयन का इतिहास है। यह पंक्ति किस कृति का है? तो मानव धर्म 1931। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बस यही इसका जितना भी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट था वो लेकर आए आप लोगों के लिए। अब आइए हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उससे रिलेटिव क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएं। तो आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर का सर्वप्रथम कहाँ नामांकन करवाया गया? तो आप लोगों को याद होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का सर्वप्रथम कहाँ नामांकन कराया गया? तो ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय है ना, इसका फर्स्ट विद्यालय यही था ना। चलिए इस तरह इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की थी? आप लोगों को पता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो किस वर्ष? तो 1901 ईस्वी में है ना, 1901 ईस्वी में क्या किया? शांति निकेतन की स्थापना की। कहाँ? तो कलकत्ता है ना, बोलपुर में, कोलकाता के बोलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, किसके अनुसार पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है? किसका पढ़े हैं? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तो होगा नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय भी नहीं होगा। तो ये कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगोर के अनुसार कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? शारीरिक विकास, ये भी सही है। बौद्धिक विकास, ये भी सही है। राष्ट्रीयता का विकास, ये भी सही है। ये सभी विकास जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया। किसके अनुसार? टैगोर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो आप सबको पता है 6 मई 1861 ईस्वी को है ना, 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता होगा, कोलकाता में है ना, कलकत्ता। चलिए 7वां प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? तो शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत कब गए थे? तो 1877 ईस्वी में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई? तो आप लोगों को पता है बोलपुर में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। चलिए, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सोचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार शिक्षा मनुष्य मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने योग्य बनाती है, जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है और हमें वह धन देता है? किसके अनुसार? तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगोर ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति के अंतर्गत नियम और स्वतंत्रता की समस्या पर
विस्तृत विचार किया है। आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताए थे, याद रखिएगा। नियम और स्वतंत्रता की समस्या किस कृति में? तो साधना 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का यही चैप्टर ख़त्म हुआ आप लोगों का। तो आप लोगों को बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। इसका अगला टॉपिक आप लोगों को कल शाम तक पुनः मिल जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।